सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बड़ा डिफिकल्ट सा चैप्टर है। इनफैक्ट 12th सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। अपना टेक्स्ट बुक में 1 और 2 करके दिया हुआ है। फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, सेकंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस एक्सप्लेन किया है। ओके सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट 1 है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, उसमें भी देयर आर 3 सब टॉपिक्स। फर्स्ट इज कूलम्स लॉ, देन कूलम्स लॉ के बाद है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वी हैव गॉस लॉ। है तीनों में हर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है, बट डिटेल अलग अलग है सर। 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, राइट? Now, before we start with one of them, that is Coulomb's law, you'll have to discuss electric charge. Electric charge पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि what is electric charge, right? So electric charge हम लोग start करते हैं। तो क्वेश्चन है, सपोज आपके आजू बाजू में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सर उन लोगों ने ज्वाइन कर दिया सर। ओके, so suppose there is an object kept nearby you, एक बॉटल है सपोज, राइट? एक बॉटल रखा हुआ है। If I ask you to exert force on this bottle without any physical contact, आपके आसपास में कोई टेबल है, टेबल पे सपोज एक बॉटल या ग्लास रखा हुआ है, and if I ask you to exert force on this bottle, मतलब आपको लिफ्ट करने बोलूं या पुश करने बोलूं, बिना टच के, बिना कांटेक्ट के, नीदर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, ना तो आपको हाथ से टच करना है या ना किसी ऑब्जेक्ट से टच करना है, तो कैन यू डू दैट? कैन यू मूव दैट बॉटल विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट? विंड भी तो फिजिकल कांटेक्ट ही हुआ ना, उसमें एयर पार्टिकल्स है ना, तो वो जाके हिट करेंगे। अदर विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट डू दैट। सी क्वेश्चन इज, कैन यू मूव एन ऑब्जेक्ट और exert force on any object without any physical contact? आपके आसपास में एक बॉटल रखा हुआ है, ग्लास रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है। If I ask you to move it without touching it, so can you do that? Obviously we can't do that. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. So that is what, no, not wave, wave तो बहुत अलग हो गया बेटा। इलेक्ट्रिक चार्जेस है, मतलब कुछ, मतलब सी इन जूनियर क्लासेस आपने पढ़ा था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट? ये चीज हमने पढ़ी थी, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। We are used to of contact forces like muscular force, frictional force. All these forces are contact forces. Normal reaction, tension in the string. These forces are contact forces, right? But ये अलग चीज होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है? विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, दो देयर इज नो कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? सडनली ये वॉल की तरफ मैं इसको रिलीज करता हूँ और ये इधर जाता है, तो वो आपको अजीब लगेगा। बट यू सी दिस ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, तो दिस लुक्स ऑब्वियस टू यू, राइट? ये नीचे क्यों आ रहा है? और नीचे आना आपको ऑब्वियस क्यों लगता है? सी ये से नीचे आ रहा है, तो व्हाई इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड व्हाई इट लुक्स ऑब्वियस टू यू? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? सी ये अर्थ है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? व्हाई दिस मूव्स डाउनवर्ड? यू सेड ग्रेविटी, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल, यू मीन टू से अर्थ अट्रैक्ट्स दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अर्थ के अंदर से कोई हाथ निकल के तो नहीं आ रहा ना, तो अर्थ तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, फिर अर्थ इस पे फोर्स कैसे लगाता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। लास्ट ईयर हमने इसको पढ़ा था डिटेल में। अब आई डोंट नो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल अच्छे से पढ़ा था कि नहीं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसे ही और भी कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, उनमें से एक है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो वही नॉन कांटेक्ट फोर्स हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो वी सेड कि we cannot exert, personally we cannot exert force on any object without any physical contact. इस पे बिना कांटेक्ट के हम लोग फोर्स नहीं लगा सकते। If I want to move this object, I will have to come in contact with it. इसको टच करके ही मैं इससे
मूव कर सकता हूँ, राइट। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव डन दिस। स्केल हमने देखा प्लास्टिक का, राइट। प्लास्टिक का रॉड लिया, प्लास्टिक रॉड, डज इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन पेपर? ऐसा कभी आपने देखा कि यहाँ पे पेपर रखा हो और ये प्लास्टिक का स्केल जो था ये उस पे फोर्स लगाए? हाँ सर। यस। कब? जब वो हेयर फाइबर्स पे आपने रब किया था, राइट। जब उसको ड्राई हेयर के अगेंस्ट आप प्लास्टिक स्केल को रब करते हो एंड देन यू ब्रिंग दैट स्केल क्लोजर टू द पीसेस ऑफ पेपर, तो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर धीरे धीरे लिफ्ट होते हैं, ऐसा, राइट। सो व्हाट वी सी इज कि इफ अ प्लास्टिक रॉड इज रब्ड अगेंस्ट हेयर फाइबर और सिल्क, सपोज सिल्क फाइबर है, राइट, सिल्क है, उसके अगेंस्ट में आप रब करो and then you bring it close to pieces of paper, तो ये बिना फिजिकल कांटेक्ट के इसको लिफ्ट करता है। So this plastic rod exerts force on this piece of paper without any physical contact, right? Similarly, if you take a glass rod, suppose this is a glass rod, right? Glass rod लिया आपने and again rub it against silk fiber, इसको silk fiber के against आप rub करो, again it acquires a property to exert force on these pieces of paper, right? Yes. तो ये इस पे फोर्स लगा पा रहा है। तो ये बड़ा क्वेश्चन आया, यही स्टार्टिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, या इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग टॉपिक है। एंड दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक, आई बिलीव 16th सेंचुरी में कुछ इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन, और ये शायद उसके पहले से भी लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था कि कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पे विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट एक दूसरे पे ऑब्जेक्ट फोर्सेस लगाते हैं, हाँ? तो उनने क्या नोटिस किया, नॉर्मली प्लास्टिक रॉड पेपर को नहीं अट्रैक्ट करता, बट इफ यू रब अगेंस्ट हेयर फाइबर या सिल्क फाइबर या ऐसी किसी चीज पर अगर रब करते हो आप, तो वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को लिफ्ट करता है, नहीं? तो लोगों ने ये ट्राई करने की कोशिश की कि ये क्यों, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद और भी कुछ फिनोमेना देखा हमने। अगर आप दो ग्लास रॉड लेते, इफ यू टेक टू ग्लास रॉड्स एंड सस्पेंड इट, both of them are glass rods, suspend them freely close to each other after rubbing against silk fiber के against दोनों को rub किया, this is glass, this is also glass, so repel each other, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा, ये रॉड ऐसा घूम जाता है, right? Then they tried one more experiment. They took a glass rod and a plastic rod. This is glass rod and this is plastic rod. They rubbed it against silk fiber, दोनों को silk fiber रब किया. These two rods attract each other. तो ये सारी चीजें बहुत ही confusing थी। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं जानते पहले से, तो ये चीज एक्सप्लेन करना है इम्पॉसिबल, राइट? बिकॉज ग्रेविटी, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग नहीं था इन दोनों के बीच में कि अर्थ के ग्रेविटेशन को ओवरकम करके प्लास्टिक रॉड इसको ऊपर उठा ले, राइट? यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग नहीं था। अगर ग्रेविटेशनल पुल होता रिस्पॉन्सिबल, तो बिना रब किए भी एक दूसरे पे फोर्स लगाने चाहिए। मोर ओवर यहाँ पे रिपल्शन भी हो रहा था, राइट? तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ assumptions बनाए उनने एंड कुछ definitions बनाई जो हमको समझनी है। तो let's see क्या explanation दिया उन्होंने। So they introduced electric charge. उन्होंने एक term define किया, electric charge. यहाँ से हम start करेंगे, right? They said electric charge is an entity, ये बड़ा interesting सा statement है, which has an ability to exert force on other charges without any physical contact, and the property by virtue of which
virtue of which they do so is known as electricity. ये स्टेटमेंट से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ढंग से समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, आपको विजुअलाइज होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, राइट? सो आई विल रीड द स्टेटमेंट अगेन. They have defined electric charge as something like they say electric charge is an entity. वो कुछ तो है, वो exactly क्या है किसी को नहीं मालूम, but they say it is an entity which has ability to exert force on other charges without any physical contact. बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं. वो जो कुछ भी है किसी को नहीं मालूम क्या है. They are something. They say electric charge is an entity which has an ability to exert force on other charges without any physical contact. Contact नहीं करेंगे उसके बाद भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. And the property by virtue of which they do so is known as electricity. Right? Analogy बता दूं, जैसे मैं भाई पहले तो लोगों को ये अजीब लगा होगा ना कि कैसे, but Newton gave a thought on it ना कि apple falls on earth, it doesn't move upward. तो ग्रेविटी ऐसे ही डिस्कवर किया था, उन्होंने देखा कि ये मास है, अर्थ है, कुछ मास है. दिस इज एप्पल, दिस आल्सो हैज सम मास, राइट? कोई भी दो मास होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. क्यों अट्रैक्ट करते हैं वो मालूम नहीं, वो भगवान की मर्जी. दो मासेस हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. यूनिवर्स में कोई भी दो मास रहें, इफ दे आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. एंड द property by virtue of which they exert force on each other was known as gravity. Yes sir. वहां तो ऐसा ही एक चीज यहाँ पे बोला उन्होंने, जैसे मास है, मास के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, अट्रैक्ट करने की. क्यों है पता नहीं, जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगाता है उसको नाम दिया था ग्रेविटी. वैसे यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट स्टार्ट किया. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन एंटिटी which has an ability to exert force on other charges without any physical contact, and the property by virtue of which they do so is known as electricity. तो इतना आप समझ सकते हो कि यहाँ पे चार्जेस का कुछ तो लेना देना है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस का कुछ तो लेना देना है. चार्जेस आर इन्वॉल्व, राइट? वो ये स्टेटमेंट से आ गया. बट बहुत सारे आंसर्स मिलने बाकी थे, तो अगर नोट करते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो, क्या करता है यार? अब कर दूं मैं? 1 मिनट सर. नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते गए लोगों के. दे एग्रीड कि इलेक्ट्रिक चार्जेस रिस्पॉन्सिबल इन दीज फिनोमेना ड्यू टू समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो लोगों ने पूछा कि जैसे आप ग्रेविटी से रिलेट कर रहे हो, तो ग्रेविटी में व्हाट वी ऑब्जर्व इज द फोर्स इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कभी आपने देखा है किसी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ रिपेल कर रहा हो? नहीं होता. ग्रेविटी की वजह से कभी भी रिपल्शन नहीं होता, राइट? देयर इज नो रिपल्शन इन ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था? दो ग्लास रॉड्स, राइट, दो ग्लास रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, एंड एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे. तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव as there is only one type of mass. There is only one type of mass. मास का वैरायटी नहीं होता, राइट? वन टाइप ऑफ, ऐसा नहीं होता कि एक टाइप का मास है, दिस इज अदर है. Whereas charges are of two types. Charges are of two types, right? They said like and unlike. टू टाइप्स है, तो दो टाइप के चार्ज हैं, तो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस हो गए. जैसे लाइक चार्जेस रिपेल,
like charges repel and unlike charges attract. Right? तो like charges repel कर रहे, कहाँ से हमको confusion मिला ये? इससे this was glass rod, this was glass rod. आपने सिल्क के साथ रब किया, नहीं तो इसमें और इसमें सेम चीज गई होगी, वो जो भी हो मुझे नहीं मालूम इसमें क्या गया इसमें क्या गया, बट सिल्क एंड ग्लास को रब करते हैं तो जो इस ग्लास में आएगा वो इस ग्लास में, तो दे मस्ट कंटेन लाइक चार्जेस. तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी रिपेल ईच अदर यहाँ पे, एंड यहाँ पे ग्लास और प्लास्टिक है, तो जो इसमें गया होगा चार्ज इस टाइप का, इसमें दूसरे टाइप का गया होगा, तो इसके लिए उनमें अट्रैक्शन हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट मिल गया अपना, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. राइट. अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन देखा हमने, ये ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड पहले जब रब नहीं किया आपने तो इंटरेक्ट नहीं करते, but when you rub these two against silk fiber they attract each other, right? Now do one thing, now you bring them in contact, आप दोनों को टच कर दो and then again separate, you will see there is no force of attraction or repulsion acting between them. तो कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया हमने, when a plastic rod and a glass rod, plastic rod and a glass rod after rubbing against silk were freely suspended close to each other. They exert force of attraction in each other, right? Force of attraction on each other. Now, if these two rods, I love this. Yes, sir. Yes, sir. Now, if these two rods, if the rods are touched and then again suspended close to each other, they do not exert force on each other. Do not exert force on each other. Right? That is, they lose the property. They lose the property of attracting each other. ये क्यों हो गया? Attracting each other. तो क्या हुआ? एक ग्लास और एक प्लास्टिक रॉड दोनों को पास में लेके आए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, राइट? बट उनको टच कर दिया फिर सेपरेट किया, देन दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही उनके अंदर, तो दैट प्रॉपर्टी इज लॉस्ट. तो इसको उन्होंने कैसा एक्सप्लेनेशन दिया? दे सेड इतना श्योर था कि दोनों में अनलाइक चार्जेस थे, इसमें जो चार्ज था इसमें जो चार्ज था, अनलाइक चार्ज था, वो क्या है मुझे मालूम नहीं. तो दे सेड कि अनलाइक चार्जेस cancel effect of each other. It was something like, इसमें कुछ तो जैसे +3 नंबर था and something like -3 number was here, and when you bring them in contact with each other they cancel out, as it was as good as adding +3 and -3, which gave us a result equal to 0. So they said unlike charges cancel effect of each other, as if we were adding a positive number and a negative number, positive number and a negative number, right? ऐसा लग रहा था कि एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर है.
तो उनने क्या बोला कि दोनों चार्जेस का नाम दिया पॉजिटिव, हेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द साइंटिस्ट हु नेम्ड देम, हेंस द टू चार्जेस वर नेम्ड एज, the two charges were named as positive and negative. एक चार्ज को उन्होंने पॉजिटिव बोला एंड दूसरे चार्ज को नेगेटिव बोला, राइट? They could have named something else also, but what he found, what Benjamin Franklin found, कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं. जैसे +3 और -3 ऐड करो 0 होता है, वैसे ये दोनों अनलाइक चार्जेस, वो क्या है, अगर आप टच करो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, राइट? So he said, hey, one of the two charges is positive and other was negative, right? The statement, unlike charges cancel effect of each other as if we were adding a positive number and a negative number, right? Hence the two charges were named as positive and negative number. Positive and negative number. Clear ना? Okay. तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो मैंने लिखे अभी यहाँ पे, पहला क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रिक चार्ज is an entity which has an ability to exert force on other charge without any physical contact. ये पहला स्टेटमेंट बोला, और यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब समझाया, वही प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया, चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, राइट? क्यों? ग्रेविटेशन में हमेशा हमने अट्रैक्शन देखा है, क्यों? क्योंकि मास एक ही टाइप का होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी में रिपल्शन भी है एंड अट्रैक्शन भी है. तो व्हाई रिपल्शन एज वेल एज, दे सेड कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, राइट? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. देन दे फाउंड कि अनलाइक चार्जेस कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर. तो इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक को नाम पॉजिटिव दिया, दूसरे को नाम नेगेटिव दिया. एंड इट वाज अ कोइंसिडेंस, ये कोई इसके पीछे स्टोरी नहीं है, कोइंसिडेंस था कि ग्लास एंड सिल्क जब रब किया था, तो सिल्क में जो गया था उसको नेगेटिव नाम दिया था, एंड जो ग्लास में आया था उसको पॉजिटिव नाम दिया था, राइट? इट वाज मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि कैसे नेमिंग हो गई, किसी ना किसी को कुछ नाम देना था. ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिल्क को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वहां माइनस बन जाता है या यहाँ प्लस, ऐसा कुछ होता नहीं है. इट वाज कोइंसिडेंस. उनने इतना तो हो गया था कि 2 टाइप के चार्जेस हैं, एंड दोनों में से एक को पॉजिटिव नाम देना, एक को नेगेटिव देना है. तो उन्होंने बोला भाई जो सिल्क में गया दैट इज नेगेटिव, एंड जो ग्लास में गया दैट इज पॉजिटिव. एंड प्लास्टिक एंड सिल्क के केस में ये प्लास्टिक था एंड दिस इज सिल्क अगेन, राइट? सिल्क फाइबर थे एंड दिस वाज प्लास्टिक. तो इसमें नेगेटिव, प्लास्टिक में नेगेटिव गया था एंड सिल्क में पॉजिटिव गया था. इट्स अगेन कोइंसिडेंस दैट ही नेम्ड इट लाइक दिस, राइट? तो प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था बिकॉज वन ऑफ देम वाज पॉजिटिव एंड अदर वाज नेगेटिव, राइट? तो ये 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे जो बोर्ड पे ऑब्जर्वेशन है वो आप बता सकते हो, राइट? तो अब फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग. जैसे वहां पे उन्होंने क्या नोटिस किया कि ये ग्लास, प्लास्टिक और सिल्क का स्टोरी नहीं है. मोर देन 100 ऑब्जेक्ट्स दे ट्राइड, more than 100 objects they tried, सब में ये ऑब्जर्वेशन था, राइट? ऑल ऑफ देम हैड शोन द सिमिलर ऑब्जर्वेशंस. मतलब कोई सिल्क फाइबर, कोई एनिमल फर, कैट फर या एम्बर, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने एक दूसरे में रब करके देखा, तो ऐसा फिनोमेना हो रहा था. तो अब उन्होंने एक एक करके मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था. तो पीपल आस्क कि why the two objects before rubbing don't interact with each other. तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक दूसरे को जब तक रब नहीं किया मैंने, तो क्यों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे? तो what they said, every object is made up of charges, and they contain both type of charges in equal quantity. They contain both type of charges
type of charges in equal quantity, सेम क्वांटिटी में बहुत सारा चार्ज, राइट? तो which makes them neutral, which makes them neutral. तो ये डेफिनेशन होगी आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की। कोई चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या है? When I say electrically neutral, then what does it implies? Suppose it's an object, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके घर में पड़ा हुआ पत्थर है, मेरे हाथ में मार्कर है, whatever, तो it contains lot of charge, it contains lot of charges, but दोनों टाइप के चार्ज है उसमें। तो दोनों टाइप का चार्ज होने से क्या होगा? इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे इसमें +10 यूनिट्स है तो उसमें -10 यूनिट्स भी है, तो टोटल चार्ज इज व्हाट? 0, राइट? जैसे ये पेन है, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा, दिस इज प्लास्टिक, तो जैसे ये कंटेन्स लॉट ऑफ चार्ज, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, बट दोनों टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है इसमें, नेगेटिव चार्ज भी है। तो दो टाइप का चार्ज होने की वजह से क्या हुआ? They cancel effect of each other and it becomes electrically neutral, right? And जब तक न्यूट्रल है तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, right? Then what happens when we rub the two objects against each other? When two objects, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं इंसुलेटर लिखूंगा, बाद में देखेंगे हम लोग इंसुलेटर क्या होता है। Two objects are rubbed against each other, rubbed against each other. They said due to friction, due to friction. One type of charge from one body on object moves to other object, moves to other, leaving net charge on both of them, net charge on both of them. ये कहानी है। कैसे? जैसे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, सब कुछ पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है? अभी ये दोनों ग्लास रॉड्स इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एंड इधर पे एक सिल्क का फाइबर लेके आया मैं, सिल्क फाइबर है, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट मतलब क्या है इसमें? इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है, इसमें भी प्लस है माइनस है, इक्वल क्वांटिटी में है, राइट? ऐसा कुछ कहानी है उनके हिसाब से। जब आप इन दोनों को रब करते हो ना, तो फ्रिक्शन की वजह से इसका कुछ तो नेगेटिव चार्ज इसमें चला जाता है। तो अभी देखो क्या हो गया ना, इस पे नेट चार्ज क्या 0 है? नहीं, नहीं, पहले इसमें 6 यूनिट्स पॉजिटिव था एंड 6 यूनिट नेगेटिव था, तो समझो 3 नेगेटिव उधर चला गया, तो इधर पे +8 और -8 था, तो 3 यूनिट्स नेगेटिव वहां चला गया, तो यहाँ -11 हो गया। नाउ सी, दिस इज नेट पॉजिटिव एंड दिस एक्वायर्स नेट नेगेटिव चार्ज, राइट? So they say when two objects are rubbed against each other, one type of charge from one object moves to other, leaving net charge on both of them, right? इसको बोलते हैं, we say objects are electrified, objects are electrified and acquire ability to attract or repel other electrified objects. इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये जूनियर क्लासेस में बहुत, शायद 8th में कभी पढ़ा होगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोला उन्होंने? पहले लोगों ने पूछा ऐसे ही तो हर कोई ऑब्जेक्ट मतलब दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रहा, बाद में कहां से कर रहा है? तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक चार्जेस भी हैं सब चीज के अंदर है, और सबके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है एंड इक्वल क्वांटिटी में है, राइट? तो इक्वल क्वांटिटी में होने की वजह से इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
But when you rub the two objects, insulators, against each other, उनमें से एक टाइप का चार्ज एक बॉडी में से निकल के दूसरे में चला जाता है, राइट, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो दोनों में डिसबैलेंस हो गया। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस था, इसमें भी बैलेंस था, तो इसका नेगेटिव निकल के उसमें चला गया, तो दिस बिकम्स इलेक्ट्रिकली नेगेटिव and this becomes electrically positive. Overall, we say both of them gets electrified. So we say objects are electrified and acquire ability to attract or repel other electrified objects. This is known as frictional electricity, right? तो अभी आपको समझ में आ गया कि electrified होना मतलब क्या होता है। तो आपको electrically neutral मतलब समझ में आ गया, right? Now you understand what is electrically neutral, right? ना इलेक्ट्रीफाइड मतलब क्या होगा वो भी समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद दो चीज होती है, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, राइट? तो पॉजिटिवली चार्ज होना भी आपको समझ में आ गया एंड नेगेटिवली चार्ज होना भी आपको समझ में आ गया। तो ये तीन चीजें हैं, राइट? तो ये उनने इतना डिफाइन करके छोड़ दिया था कि दोनों का मतलब है इलेक्ट्रीफाइड हो जाना। एंड इन केस ये दोनों इलेक्ट्रीफाई होने के बाद फिर से आपने दोनों को कांटेक्ट में लाया एंड सेपरेट किया, तो ये जो एक्सेस नेगेटिव था ये वापस घूम के इसमें चला जाएगा एंड अगेन बोथ ऑफ देम बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसके लिए आपको याद होगा जब रब प्लास्टिक एंड ग्लास रॉड, ये प्लास्टिक एंड ग्लास रॉड जब आपस टच करते थे तो जो एक्सेस नेगेटिव इधर उधर हुआ था वो वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होकर फिर से न्यूट्रल हो जाते थे, ऐसा उनका कहना था। Hence they lost the property of exerting, attracting or repelling without any physical contact. तो ये स्टोरी है चार्ज की, राइट? बट स्टिल यहाँ पे भी हमको चार्ज समझ में नहीं आता। ये बुक में एक स्टोरी आपके लिखी हुई है, पहले 4-5 पेज में यही ड्रामा एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, ये करके देखा, ऐसा ऐसा हो रहा था, फिर उसके लिए उन लोगों ने it took hundreds of years for them to draw these conclusions, राइट? वो चार्ज नाम की कोई चीज होगी जो एक दूसरे पे फोर्स लगाती होगी, हर एक चीज चार्ज से बनी है, दो टाइप के चार्ज हैं, बैलेंस है, ये वो सब कुछ करके। तो इट टुक मेनी इयर्स फॉर देम टू राइट दिस, ड्रॉ दीज कंक्लूजन्स, राइट? बट अब हम करेंट पिक्चर में आते हैं। अभी हमको सब कुछ पता है। नाउ व्हाट वी नो इज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। करंट पिक्चर बताना, ये तो आपके बुक में हिस्ट्री दिया हुआ है कि कैसे चार्ज का डेफिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, राइट? अभी आज के डेट में करंट पिक्चर क्या है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, राइट? एटम इज मेड अप ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? इस साल हम डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ेंगे अभी। तो everything is made up of atom, whatever it is. Let it be this pen I am using, let it be board, let it be bricks or wall or whatever. Our body, everything is made up of atom. Atoms are made up of electron, proton and neutron. Though nowadays more than 30 subatomic particles are known. 34 subatomic particles are known. But उसको छोड़ दूं, अगर मैं इनको छोड़ दूं, तो हमारी बुक में लिखा भी हुआ है कि अभी आपके सिलेबस के हिसाब से these are elementary और fundamental particles, elementary और fundamental particles। क्यों? उनका कहना है इन तीनों चीज के कॉम्बिनेशन से ही दुनिया की सारी चीजें, यूनिवर्स की सारी चीजें बनी है, राइट? दे कॉल इट फंडामेंटल पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स और subatomic particles, right? So now we know there are 3 subatomic particles: electrons, protons and neutron. And ये मेरा favorite statement है, charge is an inherited property of electron and proton as mass is of electron, proton and neutron.
ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है। मैं बहुत सारी बार सोचता था चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, बट ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खुल गया कि चार्ज क्या है। अगर आप मास के बारे में आपसे पूछूं मास क्या है, व्हाट इज मास, राइट, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा, मैं पूछता हूं आपसे बोर्ड का मास क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, उन सारे एटम्स का मास होता है, उसका टोटल कर दो तो इस बोर्ड का मास बने। मैं पूछूंगा व्हाट इज मास ऑफ एन एटम, तो सर एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इनके मासेस निकालो और ऐड कर दो तो वो एक एटम का मास। अब मैं पूछूंगा आपको इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, आप क्या बोलोगे? व्हाट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? अभी आप क्या बोलोगे? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको जूनियर क्लासेस से सिखाया जाता है, मास इज मैटर स्टोर्ड इन द सब्सटेंस। तो फिर मैटर क्या है? भाई आपने तो बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से सारी दुनिया बनी है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा मैंने किसी बुक में, मतलब रसनिक हॉलिडे में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि ये जैसे चार्ज है वैसे ही मास है। भगवान ने इलेक्ट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर वो मास डाला है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उसको मिली है ऊपर से, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये आप मान लो कि मास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, तो आपको भी फिर आगे कंफ्यूजन नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। दो पीपल आर स्टिल वर्किंग ऑन इट कि क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, बट जहां तक अपना सिलेबस है, अगर मैं इन सब चीजों को छोड़ दूं कि इसके अंदर क्या है, तो ये स्टेटमेंट पे आप रुक सकते हो जाके, चार्ज is an inherited property of electron proton as masses of electron proton and neutron। तो भगवान ने ये तीन पार्टिकल्स हैं, कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके अंदर मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, सॉरी मास क्या है? मास इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Similarly, charge is inherited property of electrons, protons and neutrons। तो ये चार्ज भी उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, राइट? Yes. तो नेक्स्ट बैच बड़ी जल्दी आ गया। चलो आई विल स्टॉप हियर, हाँ नेक्स्ट क्लास है, तो आई विल कंटिन्यू टुमारो। हाँ कल का टाइम मैं फिक्स करता हूँ, फिर कल आगे का पार्ट करते हैं।